बेटा ऑब्जेक्टिव नंबर 48 अच्छा ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्या कह रहा है कि कैपिटल आर रेडियस का एक स्फेयर है जिसमें टोटल चार्ज क्यू है और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है के आर, ठीक है ना। और फिर कह रहा है सेंटर से स्मॉल डी डिस्टेंस दोनों तरफ ए और बी पॉइंट है, उस पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है ना। अब कह रहा है यदि किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो तो स्मॉल ए और कैपिटल ए में रिलेशन बताइए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि किसी एक चार्ज पर एफ नेट ऑन ए और बी 0 हो तो स्मॉल ए यानी ये डिस्टेंस ए दी है क्वेश्चन में, स्मॉल ए और कैपिटल आर में रिलेशन बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए बच्चे, बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले आप ज़रा देखिए, हम टोटल चार्ज भी गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी गिवन है। नॉर्मली ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो टोटल चार्ज पूछ रहा होता है, नहीं इसमें दोनों चीज़ गिवन है, इसका मतलब इसमें और इसमें कोई रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो इसको अलग से आप एक स्फीयर बना लें और फिर बच्चे एनालाइज करते हैं। मान लीजिए वही स्फीयर हमने अलग से बनाया है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, बहुत कायदे से आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेंटर ओ से स्मॉल आर, इसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, और इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है गिवन है, टोटल चार्ज कितना है कैपिटल 2Q। स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर आप dr थिकनेस का एक शेल ले लें, ये शायद हम 5, 6, 7, 8 बार ले चुके हैं एलिमेंट, ठीक है। अच्छे बच्चे अब ये सब अपने आप कर सकते हैं। तो सेंटर से r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक एलिमेंट ले लें, ठीक है ना। बोल तो रहे हैं इस जो शेल है, स्फेरिकल शेल है, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई ये कितनी है dr, तो इसका वॉल्यूम dv है, इसमें चार्ज dq है, ठीक है। तो ज़रा देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा dv 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है ना। अब dq आप जानते हो, dq लिख सकते हो रो इंटू dv, ठीक है ना। तो dq इज इक्वल टू रो की वैल्यू kr और dv की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर dr, ठीक है ना। तो dq इज इक्वल टू 4 पाई के r क्यूब dr, ठीक है। स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज इनसाइड स्फीयर 2Q है। पूरे स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज अगर आप देखें तो टोटल चार्ज बच्चे क्या है 2Q है। वो कैसे आप निकाल सकते हो, इस dq को इंटीग्रेट करके। अब इस dq को कहाँ से कहाँ तक आप इंटीग्रेट करें कि पूरा स्फीयर आ जाए। तो r इज इक्वल टू 0 से इसके सरफेस तक यानी रेडियस क्या कैपिटल R, तो 0 से कैपिटल R तक इसको इंटीग्रेट कर दें। क्या 4 पाई के r क्यूब dr 0 से कैपिटल R, बड़े आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई के r की पावर 4, ये यहाँ से k की वैल्यू आप चाहो तो निकाल लो, 2Q अपॉन पाई r की पावर 4, ठीक है ना। ये बच्चे इंटीग्रेशन यही आएगा 4 पाई के, तो r की पावर 4 अपॉन 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट डाल दोगे यही आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई है। ये k की वैल्यू हम लोग आगे यूज़ करेंगे तो यहाँ अलग से लिख देते हैं, जगह भी बोर्ड पर कम है। 2Q अपॉन
पाई आर की पावर 4, ठीक है ना। ये के की वैल्यू आ गई है। तो मैं तो पहले ही कह रहा था दोनों चीज़ें गिवन है, कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर आएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, किसी एक माइनस क्यू पर नेट फोर्स 0 है तो क्यों है, कितने लोग फोर्स लगाएंगे। नहीं, पहली बात, इतना स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो फोर्स लगाएगा और ये माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लो ये फोर्स कितना है F1, तो ये वाला स्फीयर इस पर फोर्स कितना लगाए F2, ठीक है। अब इस पर नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो बच्चे F1 इज इक्वल टू F2, तो नेट फोर्स बच्चे 0 है किस पर, माइनस के ऊपर, तो नेट फोर्स 0 है इसलिए F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। इसने फोर्स क्या लगाया है F1, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, F2। ये अंदर का जो इतना चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा इस पर, तो मान लीजिए इतने चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो वो लगाएगा QE। बस आपको E निकालना है, ठीक है। तो E निकालने के लिए आप याद करिए पिछले लेक्चर के जो वीडियोस पढ़े हैं उसमें बच्चे स्फेरिकल सिस्टम के कारण E डायरेक्ट आपको बताया गया है। स्फेरिकल सिस्टम के कारण E डायरेक्ट क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्फेरिकल सरफेस के अंदर चार्ज अपॉन स्फेरिकल सरफेस के रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज है Q इनक्लोज, ठीक है ना। अब Q इनक्लोज इसी मेथड से आप निकाल सकते हो जैसा कि अभी निकाला था, बस लिमिट चेंज करनी है, क्या DQ इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी पूरा चार्ज निकाला था ना 2Q, तो पूरे यहाँ सेंटर से यहाँ तक चार्ज 2Q था और सेंटर से स्मॉल a डिस्टेंस तक चार्ज Q इनक्लोज है, नहीं तो वो क्या आ जाएगा, नहीं 0 से स्मॉल a। अच्छा ये आया क्या था 4 पाई r स्क्वायर dr, ये तो वॉल्यूम था और सिर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी kr था। इसको 0 से a तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 4 पाई k कॉमन r³ dr 0 से a, तो Q इनक्लोज यहाँ से बेटा क्या आ रहा है, पाई k a की पावर 4, यही तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई k a की पावर 4। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड से देख लीजिए, यहाँ से E आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमने लाइन वाला खींचा इसके सरफेस पर कितनी हो जाएगी। देखो बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a स्क्वायर, नहीं पाई और k a की पावर 4, ये Q इनक्लोज की हमने वैल्यू डाल दी। तो यहाँ से E बेटा देख लो क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई k a स्क्वायर, ठीक है। नाउ F1 और F2 बराबर कर दीजिए, ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप देख ले, वैल्यूज डाल दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू Q। E की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई k a स्क्वायर, ठीक है ना, ये E की वैल्यू है। ये तो पूरा ही पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और एक Q भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से Q क्या आ रहा है 4 पाई k a की पावर 4, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बड़े आराम से देख सकते हैं 4 पाई a की पावर 4 मैंने इनको लिख दिए और k की वैल्यू डाल दीजिए 2Q अपॉन पाई r की पावर 4। सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं, पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, नहीं Q ये कैंसिल हो गया, तो r की पावर 4 यहाँ से आ जाएगा 8a की पावर 4। तो यही रिलेशन है, किस फॉर्म में लिखा है
a इज इक्वल टू लिखा है, तो यहाँ से a की पावर 4 कितना आ जाएगा 1/8 r की पावर 4। तो a इज इक्वल टू बेटा देखो कितना आ रहा है 1/8 की पावर 1/4 r, यानी a इज इक्वल टू 8 की पावर -1/4 r। तो ये रिलेशन लिखा हुआ है साफ साफ। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हम आपको फटाफट फिर से समझा दें। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, नहीं उसमें टोटल चार्ज क्यू है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के आर है, ठीक है। फिर कह रहा है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस अपोजिट साइड में ए पर 2 माइनस क्यू चार्ज रखे हैं, इस पर या इस पर नेट फोर्स 0 हो तो स्मॉल ए और कैपिटल ए में कैपिटल आर और स्मॉल ए में रिलेशन बता दीजिए, ठीक है। तो इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक तो ये वाला माइनस क्यू तो ये इसको रिपेल करेगा। अब इस पर नेट फोर्स 0, इसका मतलब क्या है, ये अंदर वाला स्फीयर इसको अट्रैक्ट करे। तो ये तो F1 लिख सकते हैं 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/2a का स्क्वायर से, ठीक है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण E मान लो, तो इस पर फोर्स हो जाएगा QE के फॉर्मूले से, ठीक है, जैसा कि इधर लिखा गया है। अब बच्चे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण निकाल लीजिए। तो स्फेरिकल सिस्टम है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q इनक्लोज अपॉन a स्क्वायर। Q इनक्लोज ए रेडियस, स्मॉल ए रेडियस में कितना चार्ज है, नहीं तो सिंपल सा वही 4 5 6 बार हम कर चुके हैं। 0 से a तक अगर dq को इंटीग्रेट कर दीजिए आ गया। और रही बात, ठीक है, क्वेश्चन कैसा, तो क्वेश्चन भाई ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है। देखिए अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस फटाफट देखते रहिए। नहीं तो सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट असाइनमेंट का, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। तो एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और ये हाइड्रोजन एटम की कहानी है। हाइड्रोजन एटम में समझते हो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक होती है। प्रोटॉन पर प्लस ई चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस पी चार्ज होता है, ठीक है ना। ये आर रेडियस के सर्किल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कह रहा है इसके बीच फोर्स कितना होगा, तो इसके बीच फोर्स कितना होगा बेटा 1/, अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r³ इंटू आर वेक्टर, ठीक है। ये ऑप्शन के हिसाब से ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, यूनिट वेक्टर के हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² इंटू आर कैप, ठीक है। दोनों एक ही बात है। अब इनके बीच फोर्स क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है बेटा पूरा, इसको आप C या K लिख सकते हो। Q1 Q2 E माइनस E। जब फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखें तो चार्ज साइन सहित लें, r³ r वेक्टर, ये K E माइनस E r² r कैप। तो फोर्स क्या आ रहा है, माइनस का K E² r वेक्टर या माइनस का K E² r कैप। देख लीजिए इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यही एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। अच्छा ऑब्जेक्टिव, अच्छा अगला ऑब्जेक्टिव अच्छा है, आप इसको समझिएगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बढ़िया है, हल्का ऑब्जेक्टिव है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो एक तो बच्चे प्लस Q चार्ज है, एक माइनस Q चार्ज है। मान लो ये R डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच फोर्स F लग रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है।
इफ 50% ऑफ ए, यानी ए पर रखे चार्ज का 50% निकाल कर बी में डाल दिया जाए, फिर इनको इतनी डिस्टेंस पर रख दिया जाए। मतलब ए पर रखे चार्ज का 50% कह रहा है ना, और नहीं 25% निकाल कर बी में डाल दिया गया, ठीक है। और फिर से इनको इतनी डिस्टेंस पर रख दिया गया है, ठीक है, आर। तो इसका 25% होगा क्या, Q का 25%, यही तो, यानी Q/4। तो प्लस Q था माइनस Q/4, ये माइनस Q था प्लस Q/4, ठीक है ना। तो ये चार्ज नया इसमें आ क्या जाएगा 3Q/4, और ये बच्चे क्या आ जाएगा माइनस का 3Q/4, ठीक है। देख लो 4Q माइनस Q 3Q/4, और इधर भी इतना आ जाएगा। फिर से R डिस्टेंस पर रख दिया गया, मतलब आप समझ रहे हैं इसका 25%। तो इस चार्ज का 25% क्या हो जाएगा Q इंटू 25/100 यानी Q/4। अब इस प्लस Q/4 निकाला गया, इसमें डाल दिया गया, तो बचेगा कितना, ये इतना बचेगा, और इसमें डाल दोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें फोर्स कह रहा है F' है, तो F और F' में रिलेशन पूछ रहा है, तो F कितना हो जाएगा 1/4πε0 QQ/r², और F' बेटा क्या हो जाएगा 1/4πε0 3Q/4, वो वाला भी 3Q/4 है अपॉन r²। देख लो बेटा 9/16 तो बाहर ले लो, बाकी क्या बचा 1/4πε0 Q²/r²। तो 9/16, और ये वाला बच्चे जो बचा है वो तो F ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उसमें 9/16 F लिखा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इजी है। अब सारे ऑब्जेक्टिव हल्के हैं, बस आप फटाफट देखते रहिए। एक दो ठीक ठाक पढ़ेंगे, बाकी सब बहुत हल्के ऑब्जेक्टिव हैं, अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं सब। देखिए 4th, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच आर 1.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एक प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है 1.6 एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में बदल दिया है, ठीक है। अब कह रहा था एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, प्लस है माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा F, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या लगेगा 1/4πε0 E इंटू ई अपॉन r², और इस फोर्स को इलेक्ट्रॉन का मास इंटू एक्सेलरेशन 1/4πε0 E² अपॉन r², वैल्यू डालते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है बच्चे 9 × 10⁻31, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का पूछ ही रहा था, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी गिवन है 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और आर की वैल्यू 1.6 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। देखो बच्चे स्मॉल ए के अलावा सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स में नहीं, 9 से कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, ये एग्जैक्टली आएगा 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए, और ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था, ठीक है। 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q एंड सेपरेटेड बाई डिस्टेंस D। 2 पॉजिटिव चार्ज हैं Q और Q, ठीक है, D डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कह रहा है इनके बीच रिपल्सिव फोर्स F है, तो
तो कितने इलेक्ट्रॉन इस पर नॉर्मल स्टेट से कम होंगे। ठीक है, तो कह रहा है अगर इनके बीच रिपल्सिव फोर्स F लग रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन इससे कम होंगे। तो बच्चे प्लस चार्ज है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नॉर्मल स्टेट से कम ही तो होंगे। और मान लीजिए कम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n, तो Q इज इक्वल टू प्लस Ne। और बच्चे यहाँ भी Q इज इक्वल टू प्लस Ne। अब बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ से n आ जाएगा ये स्क्वायर रूट, किसी और एक ऑप्शन में मिल जाएगा नहीं, और ये बच्चे सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो बहुत ही हल्के क्वेश्चंस हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अच्छा है, आपको फिर से रुक के देखना चाहिए आराम से। को ऑब्जेक्टिव नंबर 7, बच्चे दो बॉल हैं, इंसुलेटिंग थ्रेड से इक्वल चार्ज है, इक्वल मास है, चार्ज हैं तो आप समझ रहे हो वो इस तरह से लटकाने पर नहीं, इनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन आ जाएगा। मान लीजिए चार्ज इस पर प्लस Q और इस पर प्लस Q है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस r गिवन है, और यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है ये y गिवन है। नहीं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। नहीं, अब कहा जा रहा है अगर इस सपोर्ट को थोड़ा नीचे ले आए, नहीं थोड़ा इधर बना दें, चलो कोई नहीं, इस सपोर्ट को अगर थोड़ा नीचे ले आए, मैं नीचे ही बना दूँ। क्वेश्चन के लिए आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन ऑप्शन सहित आपको मिल जाएगा, आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर इस सिस्टम को थोड़ा ऐसे ले आए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई है r', ठीक, और ये डिस्टेंस है y/2, ठीक है, वही चार्ज है प्लस Q। देखो क्या कह रहा है, प्लस Q चार्ज है, सेम मास है, y डिस्टेंस r डिस्टेंस इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब अगर ये y/2 पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर वही सिस्टम हो और यहाँ की डिस्टेंस r' हो, तो आपसे कह रहा है नाउ इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इज नाउ, यानी r' की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव फिर से मिला है, आप बहुत आराम से इसको समझेंगे। देखिए बच्चे, इस पर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, एक तो mg डाउनवर्ड, रिपल्सिव फोर्स Fe, और टेंशन इधर, और फिर टेंशन को आप रिजॉल्व करेंगे, इसको थीटा कहिए, ये भी थीटा है, ये आएगा टेंशन कॉस थीटा, और इधर आएगा टेंशन साइन थीटा। ठीक है ना, तो ज़रा ध्यान दे लीजिए आप, इक्विलिब्रियम स्टेट में है इसलिए फोर्स बैलेंस करिए आप, तो T साइन थीटा इज इक्वल टू Fe और T कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है ना, तो अगर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट ये हम लोग कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही कर चुके हैं। तो T साइन थीटा अपॉन T कॉस थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, तो यहाँ से आ जाएगा आपसे tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, तो यहाँ से mg इज इक्वल टू Fe अपॉन tan थीटा। ठीक है ना, आप देख लीजिए, ये यही लिखा रहने दीजिए, अगर आपको अजीब लगता है तो यही लिख दीजिए Fe इज इक्वल टू mg tan थीटा। Fe होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन r स्क्वायर, mg तो mg, tan थीटा बेटा क्या हो जाएगा, r/2 अपॉन y,
r/2/y। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/4πε0 q² इज इक्वल टू mg/2 ठीक है ना। तो आप r² देखिए r² की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये सब उधर जाएंगे। नहीं, आप इसको ऊपर नीचे करो तो चार्ज तो चेंज नहीं किया गया ना, मास चेंज हो रहा है। तो ये सब r² की वैल्यू निकालेंगे तो एक साइड में जो कुछ भी बचेगा वो सब कांस्टेंट होगा, यानी r² इज इक्वल टू r²/y²। ठीक है, तो r²/y² इज इक्वल टू r²/y²। ठीक है, मतलब वो क्या, जैसे हम लोग लिखते थे बॉयल्स लॉ में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो ये कांस्टेंट है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो। तो r²/y² इज इक्वल टू r²/y² बेटा क्या हो जाएगा, y²/4 और 4 इधर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। r² इज इक्वल टू r²/4, तो r' इज इक्वल टू r/√2। अब देख लीजिए कहीं पर लिखा होगा, ये बच्चे r³ आ जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, ये इधर r³, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए ये r³ आएगा ना, तो r³, तो यहाँ पर बेटा r³ कर दो ताकि कैलकुलेशन सही हो जाए। r³ है, अरे यार चलो देखो, बहुत ही हल्के में हम लोगों ने ले लिया। देखो बच्चे यहाँ से देखो, ये वाला r जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, r³/y। ठीक है, बचेगा क्या, जो भी बचेगा, जैसे 1/4πε0, ठीक है ना, q²/mg, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे खिसकाया गया ना, q को चेंज किया गया है नहीं ना, मास को चेंज किया गया है, तो ये सब कांस्टेंट ही तो है। ठीक है, तो r³/y कांस्टेंट है, तो r³/y इज इक्वल टू r'³ वैल्यू डाल दो, r³/y इज इक्वल टू r'³, y की जगह y/2, 2 ऊपर चला जाएगा। देख लो, ये हमने फर्स्ट केस लिया है, ये सेकेंड केस लिया है, इसको y' आप कह लो, आसान। अब y कैंसिल हो गया, r'³ कितना आ जाएगा, r³/2, तो r' इज इक्वल टू 1/√2r। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। आसान था, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ ठीक क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। 2 अलग अलग केस में सॉल्व करोगे बेटा, टाइम ज़्यादा लगेगा और कोई बात नहीं है। 2 इसमें भी आप ऐसे एनालिसिस कर सकते थे, तो टाइम ज़्यादा लगता और कोई बात नहीं है, हो जाता है। एक ही केस से r³/y को आपने कांस्टेंट प्रूफ कर दिया, फिर तो जैसे बॉयल्स लॉ में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, वो सब आसान पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं नहीं कह रहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिफरेंट। नहीं, वैसे तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का अमाउंट सेम होता है, ई प्रोटॉन पर +e और इलेक्ट्रॉन पर -e होता है। ठीक है ना, तो नेट चार्ज किसी भी एटम में, यानी हाइड्रोजन एटम का जिक्र किया है, तो उसमें नेट चार्ज 0 होता है। अब कह रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, सपोज दैट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ देम इज -e, अदर इज e + ΔE। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो -e है और प्रोटॉन पर चार्ज e + ΔE है। चलिए, अच्छा इमेजिनेशन है। कह रहा 2 हाइड्रोजन, ΔE की वैल्यू बताओ, ΔE की वैल्यू बताओ
अगर दो हाइड्रोजन एटम के बीच, एक तो हाइड्रोजन एटम यहाँ रखा हुआ है और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ रखा हुआ है, तो डेल्टा ई क्या हो, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच के बैलेंस हो जाएं। नहीं, वैसे तो एटम के बीच, हाइड्रोजन एटम के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही नहीं, किसी भी दो एटम के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ही, प्रोटॉन पर प्लस ही। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 0। नहीं, लेकिन अब देखो बच्चे, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ई प्लस डेल्टा ई और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस ई। तो हाइड्रोजन एटम में नेट चार्ज कितना आ जाएगा अगर आप ऐड कर दें इनको? अच्छा क्वेश्चन है, सुनते रहिएगा। हाइड्रोजन एटम पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा? डेल्टा ई, ठीक है ना। तो इस पर डेल्टा ई चार्ज है हाइड्रोजन एटम पर। वैसे तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कब? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, ई हो, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस ही हो जाता, प्रोटॉन पर प्लस ही। तो नेट चार्ज कितना हाइड्रोजन एटम में हो जाता है? 0। तो अब तो हाइड्रोजन एटम में नेट चार्ज प्लस डेल्टा ई आ रहा है और इस पर भी प्लस डेल्टा ई होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक रिपल्सन ये लगेगा। कर डेल्टा ई क्या होगा अगर ये दोनों सेम हो? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? जी, हाइड्रोजन एटम का मास आप m कह लीजिए दोनों का, तो m इंटू एम अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस r, तो r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। वैल्यूज डाल दीजिए। जी 6 ये सारी वैल्यू जो गिवन है वही आप डालिए। 6.67 इंटू 10⁻11। हाइड्रोजन एटम का मास वैसे आपको याद है, लेकिन जो इसमें गिवन है आप वही डाल दीजिए। क्या? वही है जो हम सारे बच्चों को याद रहता है, 10⁻27। देखो यहाँ m स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है ना, m स्क्वायर है ना। तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ डेल्टा ई स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं, ठीक है ना। तो सारी वैल्यूज़ मैंने डाल दी है। डेल्टा ई के अलावा हर चीज़ तो नोन है। सॉल्व करने पर डेल्टा ई की वैल्यू 10⁻37 कूलम के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इसमें सही है। नहीं, कैलकुलेशन का इशू रहेगा, बाकी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कहानी के हिसाब से ही आप सॉल्व करेंगे तो आसान पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए बच्चे, अच्छा ऑब्जेक्टिव है। 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम, ठीक है, ओके। 2 चार्ज स्फीयर हैं, इंसुलेटिंग थ्रेड से बंधे हुए हैं, जिनकी लेंथ l है और इनके बीच का सेपरेशन d है। क्वेश्चन में गिवन है कि d इज़ वेरी वेरी लेस देन l, कोई नहीं। आइडेंटिकली चार्ज्ड हैं, मान लो इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। आपसे कह रहा है, ठीक है। ये क्यों बच्चे एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे हैं, ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक रिपल्सन लगेगा ना, ये इसको रिपेल करेगा इसको, तो कुछ ना कुछ एंगल बना के ही, कुछ तो एंगल ही बनाएंगे। इस एंगल को आप थीटा कह लीजिए, ठीक है ना। अब ये इस डिस्टेंस पर हैं, d डिस्टेंस पर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर ये चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाए, नहीं तो चार्ज का लीकेज अगर दोनों से स्टार्ट हो जाए तो चार्ज की वैल्यू कम पड़ने लगेगी, तो रिपल्सन फोर्स ये घटने लगेगा। जब ये घटने लगेगा तो ये नीचे आने लगेंगे, ऐसे एक दूसरे को तरफ आने लगेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि हाँ ठीक है, लीकेज ऑफ चार्ज रेट कांस्टेंट है, नहीं तो
लीक कर रहा है चार्ज कांस्टेंट रेट से, ये गिवन है नहीं। फिर कह रहा है जब ये लीकेज स्टार्ट होगा तो चार्ज इनका कम पड़ेगा, जिसके कारण रिपल्सन फोर्स घटेगा, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आना शुरू करेंगे। रिपल्सन ही तो इनको दूर रखे हैं, नहीं तो पहले से एक दूसरे से चिपक जाते, ठीक है ना। तो जैसे लीकेज होगा ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। कह रहा है v वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो इनके बीच जब कभी डिस्टेंस x बचती है तो उस समय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और x में रिलेशन बताइए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा लिंक पे जाके, देखिए बच्चे, ठीक है। तो मान लीजिए किसी टाइम इनके बीच की डिस्टेंस x बची है, लीकेज स्टार्ट हो रहा है, क्यू चार्ज था, ठीक है ना, क्यू चार्ज था, लीकेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, चार्ज घट रहा है तो रिपल्सन भी घट रहा है ये वाला, तो ये ऐसे आ रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस x है, ये एंगल थीटा है। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, आसान क्वेश्चन है ये। mg तो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन T, ये इलेक्ट्रिक रिपल्सन Fe, T को हमेशा एक तरह रिजॉल्व कर लो, ये भी थीटा, T cos थीटा और इधर T साइन थीटा, ठीक है। फोर्सेस अगर हम यहाँ बैलेंस करा दें, यहाँ तो नहीं बैलेंस कर सकते, लेकिन यहाँ अगर हम ऐसे ही बैलेंस कर दें तो यहाँ mg, इधर T, ठीक है, ये T cos थीटा और ये T साइन थीटा, ध्यान दे लीजिए, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, Fe जो है वो T साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा और T cos थीटा mg को बैलेंस कर लेगा। यहाँ एक बात भी कही है, ठीक है, कि स्फीयर अप्रोचेज विद वेलोसिटी v, ठीक है, तो लीकेज ऑफ रेट कांस्टेंट रेट से हो रहा है, तो स्फीयर जो वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं वेलोसिटी v से। तो चाहे यहाँ से आप शुरू हो जाएं, चाहे वहाँ से शुरू हो जाओ, देखो फोर्सेस बैलेंस करना है। Fe इज इक्वल टू T साइन थीटा और mg इज इक्वल टू T cos थीटा। अगर डिवाइड कर दें इन दोनों को, कई बार कर चुके हो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, mg Fe अपॉन mg, ये tan थीटा आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए एक अप्रॉक्सीमेशन, लेंथ तो बहुत बड़ी है, सेपरेशन बहुत कम है। लेंथ बहुत बड़ी बड़ी हो थ्रेड की, इनके बीच सेपरेशन बहुत कम हो, तो ये एंगल जो बनेगा दोनों थ्रेड्स के बीच वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ थीटा बहुत छोटा है, और इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन बच्चे चाहे tan थीटा लिखो चाहे sin थीटा लिखो, नहीं ये सब सेम होते हैं, नहीं sin थीटा जैसे यहाँ से क्या आएगा, डिस्टेंस ये पूरी d थी, ये d/2 और ये l, तो d/2 अपॉन l, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ से आ जाएगा d/2l, तो यहाँ पर वैल्यू आप डाल सकते हैं, Fe अपॉन mg इज इक्वल टू d/2l। ऐसे यहाँ पर भी अगर आप ऐसे करते, मान लो इनके बीच का सेपरेशन x है, तो Fe अपॉन mg ये क्या आ जाता, d यानी x अपॉन 2l, ठीक है। देखिए यानी Fe इज इक्वल टू x अपॉन 2l mg। Fe कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम k माने ले रहे हैं, q इंटू क्यू, इनके बीच का रिपल्सन होगा x स्क्वायर, डिस्टेंस x, तो ये क्या x अपॉन 2l और mg, ठीक है ना। यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए, q स्क्वायर की वैल्यू अगर निकाला जाए तो mg अपॉन 2lk, ठीक है, इंटू एक्स क्यू, यानी q इज इक्वल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट, इसको c कह लो, c q इज इक्वल टू c की स्क्वायर रूट ऑफ c x की पावर 3/2, इसको हमने c मान लिया है, कांस्टेंट है ना पूरा, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, dq/dt लगा दें, तो कांस्टेंट है बेटा,
नहीं, पावर पहले आ जाएगी x की पावर 3/2 माइनस 1 dx अपॉन dt। ठीक है, ये तो कांस्टेंट रेट से, देखिए लीकेज जो चार्ज का है उसका रेट कांस्टेंट है, तो इसको k कह लीजिए इज इक्वल टू रूट सी 3/2, ये x की पावर आ जाएगा 1/2 dx अपॉन dt ही बच्चे इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v। नहीं, तो यहाँ से v क्या आ रहा है 2k अपॉन रूट सी इंटू 3 और x की पावर माइनस हाफ। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने की वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस हाफ किसी ऑप्शन में ज़रूर लिखा होगा, ये सी ऑप्शन में लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं तुमको फिर से गाइड कर दूं। इसमें दो चार्ज हैं, ये दो थ्रेड बंधी हैं, छत से बंधी बहुत ऊपर, और ये इसके एक एंड तो बंधा है, दूसरे एंड से दो चार्ज हमने बांध दिए, सेम आइडेंटिकल मास सेम, चार्ज का अमाउंट सेम, साइन सेम। अब जैसे उनको छोड़ेंगे वो रिपेल करेंगे ऐसे, नहीं, और इनके बीच कुछ एंगल आ जाएगा, ये एक दूसरे से दूर क्यों हट गए, इलेक्ट्रिक रिपल्सन की वजह से। ठीक है, चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक रिपल्सन उतना ही ज़्यादा एक्ट करेगा और इनके बीच का एंगल उतना ही ज़्यादा होगा, उतने दूर होंगे। अब कह रहा है ये दोनों चार्जेस से लीकेज होने लगा, चार्ज लीक कर रहा है विद अ कांस्टेंट रेट, तो जब ये चार्ज लीकेज होगा तो इनका चार्ज का अमाउंट कम पड़ेगा, रिपल्सन कम पड़ेगा, तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v कहा गया है इन्होंने। अब कह रहा है जिस समय इनके बीच डिस्टेंस x है उस समय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v जो है वो x पर किस तरह से डिपेंड करती है। कोई खास मेथड नहीं लगा, आसान है। ज़रा और देखिए एक क्वेश्चन ठीक ठाक ढूंढ लें बेटा, फिर कराते हैं। मुझे तो अब तो सारे आसान लग रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 28। अब पिछले ऑब्जेक्टिव वीडियो से ये वाले वीडियो में कुछ आपको राहत मिली होगी, असाइनमेंट में अब आसान क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, बाकी क्वेश्चन जो बच्चे आपसे न लगे वो आप हमसे पूछते रहेंगे। एक सिलेंडर है, कह रहा है सिलेंडर के अंदर Q कूलम चार्ज है, इसके अंदर Q कूलम चार्ज है, इससे बंधा हुआ कर्व सरफेस से बंधा हुआ फ्लक्स फाई है, तो इससे बंधा हुआ फ्लक्स फाई 1 मान लो, और ये पूछ रहा है। बड़ा आसान है क्वेश्चन, तो भाई बहुत आसान है। तो सिमेट्री से देखो, अगर इससे बंधा हुआ फ्लक्स फाई 1 है तो इससे भी तो बंधा हुआ फ्लक्स फाई 1 ही होगा। गॉस थ्योरम लगा दीजिए, पूरे सिलेंडर से बंधा हुआ फ्लक्स फाई टोटल कितना, इसके अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे सिलेंडर से बंधा, सिलेंडर में सरफेस से कितने होते हैं, 3, एक ये सर्कुलर, एक ये सर्कुलर और तीसरा ये कर्व्ड, तो तीनों सरफेस से बंधे हुए फ्लक्स फाई 1, वो भी फाई 1, और ये तो फाई है ही है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 फाई 1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, तो फाई 1 बेटा क्या आ जाएगा, 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। किसी न किसी ऑप्शन में बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। जी हाँ, ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बता देते हैं बच्चे, डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 28, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन a certain region is acting radially outward and is given by। बच्चे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए स्फेयर है ये, और इसकी रेडियस स्मॉल a इन्होंने दे रखी है। कह रहा कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर
ओ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 28, ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ई जो है वो कह रहा है ए आर है और रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। कह रहा है बताइए इसमें कितना चार्ज होगा क्यू इनक्लोज। बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो सेंटर से ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यानी सरफेस पर, तो ई एट सरफेस। तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, तो सरफेस पर, सरफेस के लिए आर की वैल्यू क्या रख दो, ए, क्योंकि यहाँ आर डिस्टेंस पर ई इतनी, तो इतनी डिस्टेंस पर आर की जगह ए रख दो। और ये तो बच्चे हमने पहले ही तुमको बता रखा है क्या, कि स्फेरिकल सरफेस, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, E इज इक्वल टू ए। आपको बता रखा है कि स्फेरिकल सरफेसेस के लिए गॉस थ्योरम का सीधा फॉर्मूला, गॉस थ्योरम की हेल्प से ए आप लिखा करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर क्यू इनक्लोज अपॉन गॉसियन सरफेस की रेडियस का स्क्वायर। तो गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज, और गॉसियन सरफेस की रेडियस ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज आ तो रहा है बच्चे क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। ये बहुत ही आसान है, आप बस एक बार देख लीजिए, बात ख़त्म हो जाती है। ये बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है बेटा, अभी एक या दो वीडियो और बच्चे फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के हम आपको बना के दिखाएंगे, और उसके बाद बचे हुए ऑब्जेक्टिव आप खुद से करें। थैंक यू।